बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके लिए राजनीति विज्ञान +2 का समकालीन दक्षिण एशिया लेकर के आया हूँ। दक्षिण एशिया में कई देश हैं, उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद भी यहाँ की जनता ने लोकतंत्र की एक जैसी आकांक्षाएं पाल रखी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केवल लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करके ही देशों का संपूर्ण विकास किया जा सकता है तथा इस क्षेत्र में शांति बनाए रखी जा सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय नागरिकों ने सदैव ही लोकतांत्रिक सरकारों को पसंद किया है और भारत ने आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 80 साल तक लोकतंत्र की सरकार रही है। यही कारण है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था तो 1977 के चुनावों में उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह श्रीलंका, नेपाल, मालदीव तथा भूटान में भी लोग लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश में यद्यपि तानाशाही सरकारें रही हैं, परंतु यहाँ के लोगों को जब भी मौका मिला है उन्होंने लोकतांत्रिक सरकारों को ही चुनाव किया है। परंतु आए दिन वहाँ की सरकारें तानाशाहियों के विरुद्ध लड़ते हुए तख्ता पलट कर हो जाता है और वहाँ पर बार बार तानाशाही हो जाती है। इसी का परिणाम ये होता है कि जो देश भारत के साथ आज़ाद हुआ था, आज विकास के मार्ग पर वह कितना पिछड़ गया है, ये सारा विश्व देख रहा है। पाकिस्तान और लोकतंत्र। पाकिस्तान में भारत की तरह लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकी। यद्यपि 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के समय लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास जताया गया था, परंतु शीघ्र ही इस प्रक्रिया में बाधा पहुंची जब अय्यूब खान ने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही लागू कर दी। तब से लेकर वर्तमान समय तक पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र सफलतापूर्वक कायम नहीं रह पाया। अय्यूब खान के बाद याहिया खान तथा जिया-उल हक ने पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही को बनाए रखा। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कुछ हद तक सफलता 1990 के दशक में मिली, जब पहले नवाज शरीफ तथा बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव जीतकर अपनी अपनी सरकारें बनाईं। इन दोनों सरकारों की बनने से यह आशा बनने लगी थी कि पाकिस्तान अब लोकतंत्र के मार्ग पर बिना किसी बाधा के चलता रहेगा। परंतु यह आशा ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह पाई, क्योंकि अक्टूबर 1999 पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार को हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली।
2007 में बेनज़ीर भुट्टो को एक चुनाव रैली में हत्या कर दी गई। इससे पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र की बहाली को एक जोरदार झटका लगा। जनवरी 2008 से लेकर सितंबर 2008 तक पाकिस्तान में पुनः लोकतंत्र को स्थापित करने की प्रक्रिया चलती रही। अब पाकिस्तानी राजनीतिक दलों एवं नेताओं पर यह दायित्व है कि वे अपने यहाँ लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत करें। अभी भी पाकिस्तान में जो सरकार है वह वहाँ के सैन्य कमांडर के इशारे पर चलती है। प्रधानमंत्री केवल नाम के हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या थे? पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के मार्ग में सेना ने सदैव बाधा उत्पन्न की है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता ने ही भी लोकतंत्र को सफलतापूर्वक कार्य नहीं करने दिया। पश्चिमी देशों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफल नहीं होने दिया। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता का एक अन्य कारण उसकी आंतरिक ढांचागत संरचना है। पाकिस्तान में सेना की भूमिका को कम करना होगा, तभी वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। विशेष करके इनके राजनीतिक प्रभाव पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेना की दखलंदाजी पाकिस्तान में शुरू से रही है और ज़्यादातर सत्ता में आने की ख्वाहिश लेकर वहाँ के जो सेना प्रमुख होते हैं वही तख्ता पलट कर की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र की सफलता के लिए वहाँ पर बढ़ने वाले धार्मिक उन्माद पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। नेपाल और लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्रीकरण। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। नेपाल में भी समय समय पर लोकतंत्र की स्थापना की गई, परंतु वहाँ पर प्रायः लोकतंत्र का भी उल्टाव होता रहा है, मतलब लोकतंत्र भी बदलता रहा राजतंत्र में। 1959 में नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई, परंतु 1962 में नेपाल नरेश महेंद्र ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके शासन सत्ता जो थी वो अपने अधिकार में ले ली और वो स्वयं राजा बन गए और उन्होंने नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्था की स्थापना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संघों तथा श्रम संगठनों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन अभी भी जारी है। अंततः 1991 में पुनः नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ, परंतु कुछ समय बाद लोकतंत्र को पुनः समाप्त कर दिया गया। इसके विरोध में दलों के गठबंधनों ने आंदोलन चलाया तथा फिर लोकतंत्र की स्थापना की गई। 2002 में नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने प्रतिनिधि सभा को भंग करके शासन की बागडोर फिर से अपने हाथ में ले ली, जिससे नेपाल में लोकतंत्र का संकट पैदा हो गया। इसके विरोध में नेपाल में व्यापक आंदोलन हुए। राजा ज्ञानेंद्र ने फरवरी 2005 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। लोगों की स्वतंत्रता को समाप्त करके नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। इसके विरोध में राजनीतिक दलों ने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। अप्रैल 2006 में 7 राजनीतिक दलों ने 19 दिनों तक नेपाल नरेश के विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया, जिसमें 21 लोग मारे गए तथा लगभग 5000 लोग घायल हो गए। धीरे धीरे नेपाल नरेश पर
बाहरी दबाव भी पड़ना शुरू हो गया। अंततः अप्रैल 2006 में नेपाल नरेश को आपातकाल की घोषणा वापस लेनी पड़ी, संसद को पुनः बहाल करना पड़ा तथा गिरिजा प्रसाद कोइराला को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेपाल के 7 राजनीतिक दलों ने मिलकर नए संविधान की रचना की तथा 28 मई 2008 को पिछले 240 वर्षों से चले आ रहे राजतंत्र को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 2008 को संविधान सभा में प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए इस चुनाव में CPN-M के नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री चुने गए। प्रचंड राजशाही समाज होने के पश्चात नेपाल के प्रधानमंत्री बने, परंतु मई 2009 में प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया तथा CPN-UML के नेतृत्व में 22 दलों ने मिलकर सरकार बनाई तथा माधव कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए। परंतु माओवादियों के विरोध के कारण माधव कुमार नेपाल को जून 2010 में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। नवंबर 2013 में नेपाल में पुनः चुनाव हुए। इस चुनाव में प्राप्त परिणामों के आधार पर नेपाली कांग्रेस के नेता श्री सुशील कोइराला प्रधानमंत्री बनाए गए। 20 सितंबर 2015 को नेपाल में नया संविधान लागू किया गया। 11 अक्टूबर 2015 को KP शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। 28 अक्टूबर 2015 को विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई। अगस्त 2016 में KP शर्मा ओली के स्थान पर पुष्पकमल दहल प्रचंड को प्रधानमंत्री चुना गया। नेपाल में लागू हुए नए संविधान से नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेसी समुदाय के लोग खुश नहीं हैं तथा उन्होंने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की। तथापि वर्तमान समय में नेपाल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हुई है उसे लंबे समय तक बनाए रखने की आवश्यकता है। तो आपने देखा कि नेपाल में भी लोकतंत्र की बहाली में हमेशा अड़चन रही है और वहाँ पर भी आए दिन कभी लोकतंत्र कभी राजतंत्र चलता रहता है। नेपाल के लोग स्थायी सरकार नहीं दे पा रहे हैं। बांग्लादेश और लोकतंत्र। सन 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी के प्रभाव और अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपने के खिलाफ थे। प्रतिनिधित्व तथा स्वायत्तता के मुद्दों पर भी इनमें धीरे धीरे टकराव बढ़ने लगा तथा पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान पर बहुत अधिक अत्याचार करने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप लाखों लोग भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे। अंततः जिसके कारण भारत को आवश्यक कदम उठाने पड़े। बांग्लादेश के अस्तित्व और उसकी स्वतंत्रता का श्रेय भारत को ही जाता है। 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। इसमें पूर्व बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा तथा पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी।
1971 से 1990 तक बांग्लादेश में सरकारों के निर्माण से संबंधित घटनाक्रम इस प्रकार रहा। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश घोषित किया। सन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाकर संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दे दी। सन 1975 में सेना ने शेख मुजीबुर रहमान के विरुद्ध बगावत करके उन्हें मार दिया। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई तथा 1979 के चुनावों में उन्होंने सफलता भी प्राप्त कर ली। कुछ समय पश्चात जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई तथा लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद ने सैनिक शासन की स्थापना की। लोकतांत्रिक विरोध के कारण इरशाद ने कुछ राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी तथा स्वयं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। इरशाद को 1990 में जनता के विरोध के कारण राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। सन 1991 में बांग्लादेश में फिर से लोकतांत्रिक चुनाव हुए तथा बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधित्व वाली लोकतांत्रिक सरकार बनी। अभी हाल ही में वहाँ पर बांग्लादेश में फिर से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है और वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने वहाँ से बचकर भारत में शरण ली हुई है और वहाँ पर फिर से तानाशाह शासन शुरू हो गया, जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के संबंध एक बार फिर से ख़राब हो गए हैं और वहाँ पर बहुत से हिंदुओं को मारा गया है और काफ़ी लोगों ने भारत में शरण ली है। श्रीलंका और लोकतंत्र। श्रीलंका, जिसे कि सीलोन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा प्रायद्वीप देश है। भारत की तरह वह देश भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिकार रहा है। इसने 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दक्षिण एशियाई देशों में भारत के अलावा यदि किसी देश में लोकतंत्र सफल रहा है तो वह है श्रीलंका। यद्यपि अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों तक श्रीलंका ने ब्रिटेन के साथ एक सैनिक संधि पर हस्ताक्षर करके उसके साथ अपने संबंध बनाए रखे थे, परंतु बाद में श्रीलंका ने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है और वहाँ पर लोकतंत्र अच्छे से चल रहा है। उस दक्षिण एशिया का एक अन्य देश जो भारत का पड़ोसी है वह है मालदीव। तो मालदीव में लोकतंत्र किस तरह का है? भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित मालदीव अनेक टापुओं का एक समूह देश है। इस देश की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति काफ़ी दर्शनीय है। इस द्वीप समूह की कुल आबादी लगभग 20 लाख है और यहाँ का मुख्य उद्योग धंधा, पर्यटन, मछली पालन और कृषि है। मालदीव यद्यपि एक इस्लामी देश है, फिर भी वहाँ पर अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जो कि इसकी सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। अर्थात यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता है। मालदीव में गणतंत्री शासन प्रणाली लागू है और यहाँ पर एक निश्चित अवधि के पश्चात राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं।
जहां पर नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि मालदीव लोकतंत्र का एक प्रबल समर्थक देश है। मालदीव एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। मालदीव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रभाव शुरू से रहा है। 2005 के चुनावों के पश्चात मालदीव में विपक्षी दलों को मान्यता देकर लोकतंत्र को मजबूत किया गया। 28 अक्टूबर 2008 को हुए चुनावों में विपक्षी नेता मोहम्मद नाशीद मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 30 सालों से राष्ट्रपति रहे अब्दुल गयूम को हराया था। भारत और मालदीव में भी संबंध प्राचीन काल से ही सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे रहे हैं। 1988 में श्रीलंका के कुछ तमिल विद्रोहियों ने मालदीव में तख्ता पलटने की कार्रवाई की थी। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने भारत से तुरंत सैनिक सहायता मांगी थी। भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारत की वायुसेना व नौसेना मालदीव में भेज दी थी। थोड़े से प्रतिरोध के बाद विद्रोहियों ने अपने शस्त्र डाल दिए थे, जिसके कारण मालदीव में शांति व्यवस्था कायम हो सकी। आज भारत मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग के विकास में योगदान दे रहा है। 12 नवंबर 2011 को भारत ने मालदीव में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से 6 समझौते किए थे। इनमें से आतंकवाद से मिलकर मुकाबला करने और सजा याफ्ता कैदियों के प्रत्यर्पण से संबंधित समझौते मुख्य हैं। भारत ने मालदीव को 500 करोड़ रुपए का नया कर्जा देने की भी घोषणा की है। 7 फरवरी 2012 को मालदीव में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जब मालदीव में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को विवादास्पद परिस्थितियों में अपने इस पद से त्यागपत्र देना पड़ा था और उनके स्थान पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के समर्थक मोहम्मद वाहिद हसन को राष्ट्रपति बनाया गया था। उन्होंने मई 2012 में भारत की यात्रा की थी। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से बातचीत करते हुए उन्होंने मालदीव की परिस्थितियों और लोकतंत्र के प्रति अपने नज़रिए के प्रति वचनबद्धता प्रस्तुत की थी, ताकि मालदीव के प्रति भारत को अपने सहयोग को बनाए रखने के लिए अपील की थी। नवंबर 2013 में अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ने मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी और अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में वह 1 जनवरी 2014 को भारत की यात्रा पर आए थे। तो बच्चों, ये सारे देश दक्षिण एशिया में शामिल हैं और भारत जो है उनमें प्रमुख है। समकालीन दक्षिण एशिया में जो भारत है वो एक तेज़ी से विकास करता हुआ देश है और वह हमेशा सहयोगात्मक रवैया उसने अपने पड़ोसियों के साथ रखा है। उसमें कई बार भारत को धोखा भी मिला है, लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा प्रयास किया है कि अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहें और
उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। लेकिन यदि किसी ने ये सोचा है कि ये भारत की कमज़ोरी है, तो भारत ने उसका जमकर विरोध किया है और उन्हें अच्छी टक्कर दी है, उन्हें मुँह की भी खानी पड़ी है उसमें। अब यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। दक्षिण एशिया का कौन सा देश सैनिक तानाशाही से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है? वह देश है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के संकट का सामना किया, तब पाकिस्तान का सैनिक शासक कौन था? उस समय पाकिस्तान के जो सैनिक शासक थे, याहिया खां थे। याहिया खां। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखें जहां स्वतंत्रता के बाद लगातार लोकतंत्र पाया जाता है। तो दक्षिण एशिया के वो 2 देश हैं, भारत और श्रीलंका। आर्थिक वैश्वीकरण का दक्षिण एशिया पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? इसका उत्तर है दक्षिण एशिया में आर्थिक सुधार किए गए हैं। दूसरा, मुक्त व्यापार को यहाँ बढ़ावा दिया गया है। और तीसरा, आर्थिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हुआ है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के प्रति कैसी नीति अपनाई है? इसका उत्तर है कि भारत ने सदैव अपने पड़ोसी देशों के प्रति सहयोग, विश्वास एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई है। लेकिन भारत को शांति से कुछ पड़ोसी नहीं रहने देते हैं, लेकिन फिर भी भारत का विश्वास वसुधैव कुटुंबकम में हमेशा से रहा है। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था? इसका उत्तर है पाकिस्तान के तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था। नेपाल में लोगों ने किस वर्ष राजतंत्र के विरुद्ध सफल आंदोलन किया? उत्तर, नेपाल में लोगों ने सन 2006 में राजतंत्र के विरुद्ध सफल आंदोलन किया था। अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों में सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो क्रिकेट है। दक्षिण एशिया का कौन सा देश 1968 में सल्तनत से गणतंत्र बना था? दक्षिण एशिया का मालदीव जो है वो 1968 में सल्तनत से गणतंत्र बना था। देशों की पहचान करें। राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना कौन सा देश है वो? जिसमें राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूहों और अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना रहा जिस देश में, वह देश है नेपाल। यहाँ हमेशा ही अस्थिरता रही है। चारों तरफ भूमि से घिरा देश नेपाल, पर्वतीय भूमि से घिरा देश चारों तरफ से। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहली अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। दक्षिण एशिया का वह देश
जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, वह देश है श्रीलंका। सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने हमेशा लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। वो ऐसा देश है पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इन देशों की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इन देशों की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं। वह देश है भारत। पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। अब यह एक गणतंत्र है। पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी। अब यह एक गणतंत्र है। वह देश है मालदीव। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। वह देश है बांग्लादेश। एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है। यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा है। एक हिमालयी देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है और ये देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। वो देश है भूटान। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं कल के वीडियो में दूंगा। कल जो ये लेसन है उसे मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। बाकी के लिए मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जिनके उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। पहला है, दक्षिण एशिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके नाम बताओ। दूसरा, वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए आप सभी लोग एक उपाय बताइए। भारत और श्रीलंका के बीच किन्हीं दो समान विशेषताओं का वर्णन करिए। भारत और श्रीलंका के बीच में कोई दो समानताएं बताइए। और लास्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का जो मुद्दा है वो क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो आजकल तनाव का मुद्दा है वो क्या मुद्दा है, उसके बारे में बताइए। धन्यवाद।